गौर से बड़ी खबर, सीजीएसटी टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। गुटखा कारोबारी के प्रतिष्ठान पर यह छापेमारी की गई। बिलों की जांच कर जीएसटी की टीम जांच कर रही है। वीके एंटरप्राइजेज के ठिकानों पर रेड की गई है। कारोबारी के घर, उसके प्रतिष्ठान और गोदाम पर टीमें पहुंची हैं। इस कारोबारी के बिलों की जांच की जा रही है। जीएसटी टीम की तरफ से नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर, गुटखा कारोबारी के प्रतिष्ठान पर बड़ी छापेमारी हुई है सीजीएसटी की तरफ से, जहां पर जीएसटी टीम यहां पर पहुंची है और बिलों की जांच की जा रही है। वीके एंटरप्राइजेज के ठिकानों पर रेड हुई है। नागौर शहर में सीजीएसटी की टीम ने नागौर शहर के गुटखा कारोबारी के प्रतिष्ठान और गोदाम पर छापा मारा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर किसी प्रकार के लेन देन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब बैंक के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। इस खबर से बैंक के हजारों ग्राहकों में हड़कंप दिखाई दे रहा है। जीवन भर की मेहनत का पैसा यहां पर जमा करने वाले ग्राहक पूछ रहे हैं कि उनकी जमा रकम का आखिर क्या होगा, लेकिन उनके इन सवालों का जवाब देने वाला यहां पर कोई नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध की खबर जैसे ही सामने आई, बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। बैंक के ग्राहक तड़के ही बैंक के बाहर पहुंच गए। हर कोई बस अपने खाते में जमा पैसे निकालने की उम्मीद से बैंक के बाहर पहुंचा था। इनको कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से अगर सूचना दी होती तो ये इतना पैनिक सिचुएशन नहीं होता। कुछ जो खाताधारक के हमारे साथ हैं, ये बताइए कल आप बैंक आए थे तो क्या था, सब कुछ नॉर्मल था? कल पूरा नॉर्मल था। कल मेरे को बोला 40,000 का मेरे को विड्रॉल करने का था। तो उसके बाद वो लोग काम किया है, मेरा काम कर लिया है वो। हाँ, बैंक का स्टाफ भी है। फिर उसका बाद 10 मिनट बैठो, मैं एंट्री करने के लिए बोला है। जब ये एंट्री करने बोला नहीं, आप जाओ, कल आ जाओ। कितने पैसे फंसे हुए आपके? मेरे अभी इसमें सब लिखा है, मैंने सब है। तो अभी मिलेगा। अगर मेरा लड़का हैंडीकैप है, उसके नाम पे हम लोगों ने निकाला था। अभी नहीं मिला। हाँ, तो नहीं मिलेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे। तो ये अभी जब ये 6 महीने तक पैसा निकल पाएगा तो मुश्किल तो बहुत होने वाली है। मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि मेरे सेपरेट अकाउंट था, मेरा कमाई भी नहीं कुछ। अच्छा, आपके सेपरेट अकाउंट? हाँ, मेरी इनकम भी नहीं है, हाउस वाइफ हूँ। हाँ। दरअसल आरबीआई ने वित्तीय गड़बड़ियों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर हर तरह के लेन देन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर सकता है। बैंक पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता। बैंक में नई एफडी या कोई और डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे। बैंक पर किसी तरह के निवेश पर भी प्रतिबंध लगा है। यह प्रतिबंध फिलहाल 6 महीने के लिए लागू है। बैंक के अधिकारी भीड़ को काबू करने के लिए बैंक के बाहर खड़े ग्राहकों को कूपन देते दिखाई दिए, ताकि वो अपने लॉकर खोल सकें। हालांकि जिन लोगों के पैसे अकाउंट में जमा हैं, उन्हें पैसे निकालने की इजाजत नहीं है। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। फिलहाल बैंक के हजारों ग्राहकों में हड़कंप की स्थिति है। जीवन भर की मेहनत का पैसा यहां जमा करने वाले ग्राहक ये जानना चाहते हैं कि उनकी जमा रकम का क्या होगा और उन्हें कब राहत मिलेगी। मदनी मस्जिद को लेकर के सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के अजय राय ने जहां बुलडोजर एक्शन को बीजेपी की साजिश बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगा रही है। अब बीजेपी ने पूछा कि अवैध कब्जे पर हुए कानूनी एक्शन पर विपक्ष को इतनी टेंशन क्यों है। रिपोर्ट देखिए। कुशीनगर में मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से को सरकारी बुलडोजर से गिराने के बाद सियासत अब चरम पर है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी को घेरा है।
अजय राय ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार प्रदेश में हर जगह भाईचारे को खत्म करने की साजिश रच रही है। सरकार ने सोची समझी रणनीति के साथ पहले पश्चिमी यूपी के संभल, मध्य यूपी में बहराइच और अब पूर्वांचल के कुशीनगर में मस्जिद को गलत तरीके से गिराने का काम किया। ये सरकार केवल और केवल लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, कैसे परेशान किया जाए, जो भाईचारा बना है इस देश और प्रदेश के अंदर खास करके उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। मैं कुशीनगर के हाटा के लोगों को, वहां के विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इतना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी कि जिससे समाज के अंदर वैमनस्यता फैले, समाज के अंदर भाईचारा खत्म हो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है और ध्रुवीकरण के जरिए लोगों को बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति के पथ पर हमेशा चलती है। सांप्रदायिकता उसके रगों में है। पूरे देश के लोग जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी धर्म, जाति, मजहब के ऊपर राजनीति करती है। पहले संभल, बहराइच, अब कुशीनगर। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करता है, इस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीति करना। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि विपक्ष के नेता अतिक्रमण पर हुए एक्शन को धार्मिक रंग देना चाहते हैं, लेकिन सरकार हर काम कानून के दायरे में रहकर करती है। अध्यक्ष अजय राय को जानकारी नहीं है, उनकी अज्ञानता है। जो वो बयान दे रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। जो कुशीनगर के अंदर हाटा तहसील में जो मस्जिद बनी है वो अवैधानिक है और नगर पालिका की जमीन पर वो मस्जिद बनी है। उसका प्रकरण पहले भी न्यायालय में गया था और न्यायालय से उनको रिलीफ नहीं मिला है। वो नगर पालिका के जमीन पर, इस नाते नगर पालिका उस पर कार्रवाई कर रही है और अजय राय को ऐसी बचकानी हरकतों से बचना चाहिए। कुशीनगर में लंबे विवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से पर कार्रवाई हुई है। हाटा नगर पालिका इलाके के करमहा चौराहे के पास मदनी मस्जिद के निर्माण पर विवाद काफी समय से चल रहा था। 1999 में मस्जिद के निर्माण की इजाजत मिली थी, लेकिन केवल 2 मंजिला नक्शे ही पास किया गया था। बावजूद इसके 4 मंजिल और बेसमेंट का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया गया। कुशीनगर में सरकारी जमीन पर बगैर नक्शा पास किए अवैध तरीके से बनी मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद से विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के नेता जहां लगातार सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी ने इसे विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उधर प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की ओर से छावनी प्रवेश किया गया और जब ये प्रवेश हुआ उस वक्त सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर विवादों का नाता किन्नर अखाड़े से जुड़ गया। कभी अखाड़े के गद्दे का विवाद, कभी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना और अब कल्याणी गिरी पर हमला हुआ। किन्नर अखाड़े के विवादों से जुड़ी ये खास स्टोरी देखिए। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का महाविवाद, कभी गद्दी की लड़ाई तो कभी वर्चस्व की जंग। ममता बनी महामंडलेश्वर तो विवाद गहराया। कल्याणगिरी पर हमले से किन्नर अखाड़े में हंगामा। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर और पदाधिकारी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। साल 2019 में जो अखाड़ा सबसे ज्यादा चर्चा में था, अब 2025 के महाकुंभ में सबसे ज्यादा विवादित बनता जा रहा है। किन्नर अखाड़े ने महाकुंभ में छावनी में प्रवेश किया तो सभी की नजर अखाड़े पर रही, लेकिन 24 जनवरी को एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया तो अखाड़े में पदाधिकारी आमने सामने आ गए। अब बीती रात कल्याणी नंदगिरी पर हमला हुआ तो अखाड़े का विवाद एक बार फिर सामने आ गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी गिरी पर उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने साथियों के साथ गाड़ी में मेला क्षेत्र में थी। उनके साथ के लोगों का ये कहना है कि उन पर चाकू से हमला हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को मिली और आनंद फानन में उसके
इस अस्पताल में देखिए केंद्रीय चिकित्सालय पे जहां इस न्यूज 18 में महाकुंभ मेला प्रांगण में लाया गया और उसके बाद यहाँ इनको जो इनिशियल स्टेज पर जो मेडिकल फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उनके वुंड्स थे, उसके बाद इन्हें यहाँ से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इस वक्त न्यूज 18 नहीं खड़ी है, पुलिस सुरक्षा मौजूद है। उनको जो उनके साथ के उनके सहयोगी, उनका कहना है कि उनके पे चाकुओं से हमला हुआ, समझ नहीं पाए आखिर हुआ क्या। जहां एक और महामंडलेश्वर हमला हुआ तो उनके बचाने वाले अन्य 4 पर भी हमला हुआ, जिसके बाद यहाँ पुलिस और सुरक्षा के घेरे में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि ताजा घटना के बाद अखाड़े की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन हमले के बाद अखाड़े में भीतरखाने यही चर्चा हो रही है कि आखिर एक के बाद एक घटनाएं क्यों हो रही हैं। आप कुछ बताएंगे? मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे सिर्फ फोन आया था जी, वो भी मेरे पहचान के कोई डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि क्या बताया आपको पता है कि कुछ हुआ है माई के साथ, तो इसलिए मैं आई हूँ। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में एक के बाद एक कई विवाद सामने आ चुके हैं। कभी कुर्सी की लड़ाई तो कभी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर एक अजय दास और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये सिलसिला लगातार जारी है। किन्नर अखाड़े से जुड़े विवाद, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद, अजय दास ने खुद को अखाड़े का संस्थापक बताया, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को निकाला, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास पर निशाना साधा, 9 फरवरी को हिमांगी सखी ने हमले का आरोप लगाया। अब कल्याणी गिरी पर हमले से विवादों में किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े में ये विवाद बताते हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। तो अखाड़ा कभी लोगों के लिए चर्चा का केंद्र होता था, वो अब विवादों के लिए चर्चित हो गया है। हालांकि हमले और विवाद के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि किन्नर अखाड़े में कभी खुद को संस्थापक बताने वाले अजय दास तो कभी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सामने आते हैं और विवादों पर सफाई देते हैं। बहरहाल देखना यह है कि अब ताजा विवाद के बाद अखाड़े की ओर से क्या रिएक्शन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है, मगर एक सप्ताह में ये 2 मामलों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। अब जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है या और कुछ। अपू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज 18। तो दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म होने वाला है। दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। खास बात यह है कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने जीत हासिल की और अब उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में बीजेपी की बनने वाली नई सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में बड़े फैसले लिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में तुरंत लागू किया जाएगा। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद जारी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बैठक हो रही है। विदेश यात्रा से प्रधानमंत्री के लौटने के बाद इस पर फैसला होगा। सवाल यह भी है कि क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी दिल्ली में भी सरप्राइज देगी। हमने देखा है देश में कई राज्यों में आयुष्मान योजना जो है वो लागू है। ये पीएम अभीम की जो योजना है वो दिल्ली में भी लागू की जाएगी। देखिए, दिल्ली की जनता त्रस्त थी इनके झूठे वादों से। ये कहते थे कि हम इलाज फ्री करते हैं, किसी का इलाज फ्री होता नहीं। हम लोग रोज स्ट्रगल करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि उनका इलाज फ्री हो। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में लोगों के लिए स्ट्रगल करता हूँ। गंगाराम में आयुष्मान भारत लागू है, परंतु दिल्ली की जनता के लिए वह सुविधा नहीं है। ये भी एजेंडा पर है कि ताकि दिल्ली की जनता को तुरंत प्रधानमंत्री जी की जो मोदी जी की स्कीम है आयुष्मान भारत, उसका लाभ दिल्ली की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जोटवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई जोटवाड़ा में हुई है। 2,17,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोट छापने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया टास्क फोर्स की तरफ से, जिसमें मुकेश जाट और मोहन सैनी की गिरफ्तारी हुई है। एएसआई शंकर दयाल और हेड कांस्टेबल कमल सिंह की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 500 रुपए के 434 और 100 रुपए के 7 नकली नोट भी बरामद हुए हैं। नकली नोट छापकर बाजार में ये आरोपी सप्लाई करते थे, जिसका बड़ा खुलासा जोटवाड़ा में हुआ है। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
तो राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। तो साथ ही साथ नकली नोट भी बरामद हुए हैं।